अनुपम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। सॉरी मनिंदर जी, आपने इट्स एकदम ओके, से मुझे इट्स स्क्रीन ओके, पे ले दी। आपने इट्स स्क्रीन पे ओके, ले दिया नो मुझे, मैं कुछ इशू, खा रहा था। सॉरी। नो इशू। आप खाइए आराम से, बस मेरा सवाल सुनिए। प्लीज कंटिन्यू। राहुल गांधी ने नीट पेपर की आड़ में स्टूडेंट्स को भड़काया और कहा कि उनकी लड़ाई सड़क से सदन तक लेकर के जाएंगे, और वो लेकर भी गए। लेकिन अब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और जो सामने जानकारी आ रही है उसमें ये समझ में आ रहा है कि नीट पेपर लीक लोकल लेवल पर हुआ था और सोशल मीडिया पर उसे शेयर नहीं किया गया था। अब मैं आपसे इसमें दो बातें समझना चाहती हूँ। एक तो ये कि राहुल गांधी का स्टैंड मोदी सरकार को बदनाम करना है क्या, और दूसरा ये कि इसे कैसे जस्टिफाई किया जाए कि ये लोकल लेवल पे किया गया। हालांकि आज जो सुनवाई होने वाली थी उसको बुधवार के लिए, नेक्स्ट बुधवार के लिए टाल दिया गया है। अनुपम जी। देखिए, मैं मनिंदर जी, राहुल गांधी की क्या नीयत है, जी। राहुल गांधी के क्या तौर तरीके हैं, ये अब एकदम जग जाहिर हो चुका है। उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। लेकिन एक बात आप मुझे बताएं, लोकल स्तर पे हुआ तो केंद्रीय स्तर पे हुआ तो जाहिर सी बात है दोष तो भाजपा सरकार पर ही आएगा ना। आप इसका दोष कांग्रेस पे तो नहीं डाल पाएंगे ना। बिहार में अगर पेपर लीक हुआ तो बिहार में भी तो आपकी गठबंधन की सरकार थी। आप इसे देखें ना। महाराष्ट्र में अगर पेपर लीक हुआ तो वहां भी तो आपकी गठबंधन की सरकार है। मेरा अपना मानना है कि सर, बहानेबाजी बंद करें, जिम्मेदारी स्वीकारें कि हैं कि हाँ हमसे हम इसकी देखिए, जब नीतीश सरकार बेहतर काम करती है तो भाजपा उसका श्रेय लेती है। जब शिंदे सरकार कुछ करती, भाजपा उसका श्रेय लेती है। तो इल्जाम कौन लेगा, बदनामी कौन लेगा, दोष कौन लेगा? आपको मानना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से मनिंदर जी। और मेरा मानना है कि इतना इतना लंबा इस मामले को चलने का कोई मतलब नहीं था। जिम्मेदारी तय हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पहले देखिए, हमारे जो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने सिरे से कह दिया कि कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं। अब कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है। तो भाई, एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पे मनिंदर जी, मेरा अपना मानना है, चाणक्य कहता था कि राजा के पुण्य से बारिश होती है और राजा के पाप से सूखा पड़ता है। तो मेरा अपना मानना है कि साहब, आप सत्ता में हैं, श्रेय अगर आपको मिलता है, अगर आप यूक्रेन युद्ध रुकवाने तक का श्रेय लेना चाहते हैं, तो नीट पेपर लीक का जो अपराध है, जो दोष है, वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो बात सिर्फ नीट की नहीं है ना। अभी आपने नेट कैंसिल कर दिया, यूजीसी नेट, ऑल इंडिया एग्जाम, वो भी था। उत्तर प्रदेश में इतने पेपर लीक हुए। आप कहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने पेपर लीक होने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। आप कहते हैं अखिलेश यादव सरकार में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक खास जाति की बंधक होकर रह गई। तो साहब, गहलोत सरकार भी चली गई और अखिलेश सरकार भी चली गई। सरकार में तो आप आए ना। अगर उनके गलत कामों से आप सरकार में आए तो आपके गलत कामों को क्यों जस्टिफाई किया जाए? योगी सरकार, इसमें दो राय नहीं कि अखिलेश सरकार में सारे, बल्कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मनिंदर जी एक मजाक चलता था कि साहब हमारे यहाँ एग्जाम के कई चरण हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कोई भी एग्जाम सुप्रीम कोर्ट के पहले तय नहीं होता। लेकिन अगर वही हालात योगी सरकार में भी रहे तो क्या फायदा हुआ हमको सरकार बदलने? मनिंदर जी। आपकी बात में थोड़ा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। आपको भी पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मोदी सरकार ने अपने लेवल पर जो कुछ भी करना चाहिए था वो स्टार्टिंग में ही कर दिया था। प्लस सीबीआई की जांच भी अब चल रही है। उसी का नतीजा है कि जो मैंने आपसे बात कही है, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। तो गवर्नमेंट के लेवल पे व्हाट आई थिंक
इतना ही हो सकता है? क्या कहते हैं या कुछ और भी होना चाहिए था? मैंने कहा कि जिस समय धर्मेंद्र प्रधान ने ये बयान दिया था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, मुझे वही बयान खराब लगा। गवर्नमेंट के लेवल पे जिम्मेदारियां फिक्स होनी चाहिए। क्या आप मुझे मनविंदर जी बता सकती हैं कि अब तक एक भी शख्स को जिम्मेदार ठहरा के हटाया गया? जिस संस्था के जरिए आप एग्जाम करा रहे थे, उस संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? प्राइवेट संस्था है वो, आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि आपको आपसे जो जिस कार्रवाई की उम्मीद कम से कम मैं करता हूं, वो मुझे नजर नहीं है। कोर्ट में मामला कब जाता है मनिंदर जी? कोर्ट में मामला तब जाता है जब सरकार से कार्रवाई नहीं होती। कोर्ट में गया ही क्यों? आप बताइए, यूजीसी नेट का मामला तो कोर्ट में नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि सरकार ने खुद ही कैंसिल कर दिया उसको। जी। हाँ, तो जब आप खुद कार्रवाई करते हैं तो फिर वो मामला कोर्ट में नहीं जाता। आपको इसमें कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई कर, देखिए न्याय के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है मनिंदर जी, कि न्याय होना जितना जरूरी है, उतना ही होता हुआ नजर आना भी जरूरी है। जी। आप, हाँ, तो अगर न्याय हो रहा है तो न्याय होता हुआ नजर आना भी चाहिए। मनिंदर जी, मेरा इसमें थोड़ा सा नजरिया आप अलग मान लें। मुझे लगता है कि साहब, जिम्मेदारी आपकी फिक्स होनी चाहिए, कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हेड शुड रोल। आप शिक्षा मंत्री को नहीं हटाना चाहते, ना हटाए, लेकिन जिस संस्था के जरिए आपने एग्जाम कराया उसके चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया। इज दैट ऑल? हो गया उससे काम? आप, पहली बात। दूसरी बात, ये कहना कि विपक्ष हंगामा मचा रहा है, देखिए विपक्ष का काम है हंगामा मचाना। वो अलग बात है कि इस बार पिछले 10 साल से हमारे पास ऐसा विपक्ष है जो सिर्फ हंगामा ही मचा रहा और कुछ नहीं कर रहा है। वो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो टीचर्स हैं, उनको ऑनलाइन अटेंडेंस जब से बात हुई है, जी, अखिलेश जी। यादव किस कदर उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जी। ये अखिलेश यादव, हमने देखा था मुलायम सिंह यादव को देखा था उत्तर प्रदेश में जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे, उन्होंने कंप्यूटर्स का विरोध किया था, अंग्रेजी का विरोध किया था। आज वो ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। हमें याद है कि जब राजनाथ सिंह ने नकल विरोधी कानून बनाया था तो मुलायम सिंह ने उसको भी खारिज किया था, और सत्ता आने पे खारिज ही नहीं किया था, स्वकेंद्र व्यवस्था लागू की थी। यानी कि बोर्ड एग्जाम में बच्चों को दूसरी जगह एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर में एग्जाम देंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश को एक नकल का पूरा एक पूरी शिक्षा व्यवस्था नकल माफिया की बंधक होकर रह गई। तो उनसे आप अपेक्षा ना करें। वही इतनी अच्छी सरकार चला रहे होते मनविंदर जी, तो आज 2014 और 2017 से विपक्ष पे नहीं बैठे होते। वही राहुल गांधी इतनी अच्छी सरकार चला रहे होते तो लगातार 3 बार 100 सीटें पाने के लिए तरस नहीं जाते। लेकिन साहब, जिनको सीटें मिली हैं, अगर उनसे भी अपेक्षा उनसे भी ना की जाए तो किससे की जाए? अनुपम जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। राहुल गांधी को अक्सर हम, आप और बाकी बहुत सारे लोग पप्पू कहते हैं, लेकिन इन दिनों वो जो कुछ भी कह रहे हैं, मतलब वो एक पप्पू के बोल वचन कह करके, समझ करके हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ और भी दिखाई दे रहा है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये माजरा क्या है? क्योंकि अब कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया है, मतलब आगे से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। राम मंदिर तो बन चुका है, तो इनके अंदर क्या कोई मुगलिया आत्मा उतर आई है? देखिए, बात ये नहीं कि उनके अंदर क्या उतर आया है क्या नहीं उतर आया है। एक पॉलिटिशियन है, उसको जिस तरह वोट मिलेगा वैसे बोलेगा। उसने चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के, मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के प्रियांक खड़गे, जो कि उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, सनातन धर्म को कोड़ कहा। उसके बाद उनको हिंदू वोट मिला। पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने, विकीलीक्स में आया था, अमेरिकन एम्बेसडर से कहा था कि इस्लामिक आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ, जो प्रॉब्लम भगवा आतंकवाद है। पर फिर भी हिंदुओं का एक हिस्सा उनके साथ खड़ा रहता है, बहुत बड़ा। तो अगर इस तरह की बातें करके उनको मुसलमानों का 100% समर्थन मिल रहा है,
जैसा तेलंगाना में मिला, जैसा कर्नाटक में मिला, जैसे उत्तर प्रदेश में मिला, लोकसभा में मिला। और इस तरह की बातें करने पे, देखिए इस तरह की बात करके उनको मुसलमानों को तो 100% समर्थन मिलता है, ईसाइयों का तो 100% समर्थन मिलता है, और ऐसी बातें करने के बावजूद हिंदुओं का भी समर्थन मिल जाता है। तो वे क्यों नहीं करेंगे ऐसी बात? पहली बात ये तो आप इसी को बहुत बड़ा आश्चर्य समझिए मनिंदर जी, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारा समर्थन उनको मिल रहा है, उसके बाद वो 100 सीट नहीं पहुंच रहे। ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है कि हिंदुओं का जो एक वर्ग उनको समर्थन दे रहा है वो वर्ग बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का तो टोटल वर्ग जा रहा है जी, ईसाइयों को तो टोटल वर्ग जा रहा है। इसका मतलब हुआ उसके बाद भी अगर 100 सीट नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब जो हिंदू उनके साथ हैं वो मात्रा में बहुत कम है, वो संख्या में कम है, चाहे जितना कह लें। रही बात राहुल गांधी की, तो साहब राहुल गांधी की दिमाग की, उनकी पॉलिटिकल समझ पे मेरे आज भी संदेह है, लेकिन उनकी नीयत पे कोई संदेह नहीं। नीयत उनकी एकदम साफ है, या तो हम इस मुल्क पर राज करेंगे या हम इसको जलाकर राख कर देंगे। आग लगाने की बातें तो वो चुनाव से ही उन्होंने करना शुरू कर दी थी। अब देखिए मणिपुर गए हैं, तो ये दौरा वहाँ के लोगों के लिए कनेक्ट करने के लिए नहीं गए थे वो, उनका दुख दर्द सुनने के लिए नहीं गए थे, वो वहाँ राजनीति करने गए थे, वो वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से बदनाम करने के लिए गए थे। तो आपको नहीं लगता कि उनको वहाँ गए तो पालघर भी जाना चाहिए था, यहाँ जहाँ पर साधुओं को पीट कर मार दिया गया था? फिर वही बात है, अगर वो पालघर न जाकर सफल हैं, अगर वो अयोध्या दर्शन करने से इनकार करके सफल हैं, तो क्यों जाए? क्योंकि उसके बाद भी हिंदुओं का एक हिस्सा उनके साथ खड़ा है। जो बात राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं कि जिस 99 सीट को वो जीत बता रहे हैं जी, वो कांग्रेस के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार है। नो कांग्रेस डाउट, के इतिहास क्योंकि की वो ट्रिपल में भी नहीं जा पाए, केवल डबल डिजिट में ही समाये रहे। तीसरी सबसे बड़ी हार है। जी, तो ऐसे में राहुल गांधी को लगता जरूर है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है, लेकिन ठीक है, अगर आप 100 सीट के अंदर रहकर खुश हैं तो भगवान खुश रखे आप। सही कह रहे हैं। हाथरस हादसे पे भी जो राहुल गांधी का बयान है, वो बड़ा कहना चाहिए कि डिप्लोमेटिक टाइप का है। कहना चाह रहे हैं कि राहुल, जो उनके अंदर की बात है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा को फांसी ना दें, लेकिन जिम्मेदारी तय हो जाए। अब बाबा को बचा भी रहे हैं, जिम्मेदारी भी तय करना चाह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो? किस तरीके से अपने आप को अखिलेश यादव से बचा करके राजनीति कर रहे हैं? देखिए मनिंदर जी, आज मुझे लगता है कि मैं आपको शायद निराश करूं, पर मुझे इसमें फिर भाजपा की गलती नजर आ रही है। भाई इतने लोग मारे गए, आप जांच में बाबा को क्लीन चिट दे दें पर उनके नाम FIR भी ना हो, ये बात मुझे भी हजम नहीं। कौन बाबा, कैसा बाबा? पुलिस में लड़की छेड़ने के आरोप में बर्खास्त हुआ था, जी, जी, जेल गया था, जेल गया था। जी, यौन शोषण के आरोप में जेल जा चुका है बंदा। जी, सही कह कोई रहे हैं। हिंदू धर्म वाला बाबा का तो चक्कर है नहीं उसका, हुँ, हुँ, वो तो वहां पे बैठ के सनातन की बात भी नहीं, वो तो अपना धर्म चला रहा है, हुँ, हुँ। वो तो अपना अपना धर्म चला रहा है पूरा। तो मुझे लगता है मंदिर जी, कुछ चीजें फॉर ऑप्टिक्स भी होनी चाहिए। FIR में बाबा का नाम होना चाहिए, फिर आप जांच में निकाल दें अगर आपको लगता है बाबा की गलती नहीं, लेकिन उसको सिरे से क्लीन चिट दिया जाना मेरे भी गले उतरा नहीं। मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि उनको क्लीन चिट दी गई है। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें अगर क्लीन चिट उनके दी नाम गई है। FIR, उनका FIR में इतने नाम है, 100 लोग के खिलाफ आप FIR कर रहे हैं, बाबा के नाम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अगर आपको लगता भी है कि बाबा का बहुत ज्यादा दोष नहीं था, तो भाई आप नाम तो डालते, बाद में निकाल देते। मैंने कहा ना, कुछ चीजें दिखाने के लिए भी तो की जाती हैं मनिंदर जी। जी, ऑफ कोर्स। आज हालात ये हैं
कि अखिलेश यादव को छोड़ के सब लोग बाबा के खिलाफ कार्रवाई जा रहे हैं। बाबा जाटो जमात से आते हैं और मायावती जाटो होते हुए उनका विरोध कर रही है। जी राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, केवल अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने बाबा से फतवे दिलाए थे समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने बाबा का इस्तेमाल किया था दलित वोटों को सपा से जोड़ने के लिए, तो आज उनके पक्ष में सिर्फ अखिलेश यादव खड़े हैं। रामगोपाल यादव का आपने बयान सुना, हादसे क्या, हादसे तो होते ही रहते हैं। आपको मुलायम सिंह की याद आ गई होगी, लड़के क्या है, लड़कों से जी गलती हो ही जाती। जी बिल्कुल। तो अखिलेश यादव और सपा को छोड़ के सब बाबा के खिलाफ जा रहे हैं। जिस देश में आसाराम बापू को 12 साल से जमानत नहीं मिली, जहां जी पे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जमानत मिल जाती है, वहां आसाराम बापू को नहीं मिली। जहां पे केजरीवाल को जमानत देने के लिए सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं, वहां आसाराम को नहीं मिली। जी जी तो साहब, उस बाबा के खिलाफ भी एक एफआईआर में क्या दिक्कत थी? सिर्फ इसलिए कि वो जाटव है, सिर्फ इसलिए कि वो दलित वोट बैंक का ठेकेदार है। मायावती ने खुल के प्रहार किया उसको, उठाई जेल में जी डाली उसको, देखे कितना बड़ा ठेकेदार रह जाता है। नहीं, आप सही कह ये रहे कोविड हैं। कोविड के दौरान भी इसने जी नियम तोड़े थे। जी तुम 500 लोगों की परमिशन लेते हो, 25,000 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या वो 24,500 लोगों को दोषी ठहराया जाएगा? तुम्हारा प्रोग्राम है, तुम्हारे ऊपर पहला दोष आएगा। जी सही कह रहे हैं। तो राहुल की बात हो रही है। जी जी मैं देखिए मनिंदर जी, जी हम राहुल को, अखिलेश को, इनकी राजनीति पहले भी देख चुके हैं। इनसे हम्म। हमें कोई तवक्को ही नहीं, इनसे कोई उम्मीद ही नहीं। पर जिनसे उम्मीद है, हमारी शिकायत तो उनसे है ना मनिंदर जी। आप बिल्कुल सही कह आप रहे हैं, जिधर आपका इशारा है, अगर उनको आप भी कानून के बहुत बारीकी से जानकारी रखते हैं, जिस दिन उनको थोड़ा-सा भी क्लू मिल गया तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, बुलडोज़र उनका उसी तरफ जाएगा। ये बात मैं आपसे पूरी तरह मानता हूं कि बिल्कुल, अगर योगी के सामने बाबा का दोष आ गया तो बाबा को कोई बचा नहीं पाएगा। जी, लेकिन जी। मुझे लगता है कि कुछ चीजें राजनीति में दिखावे के लिए भी होती हैं। यहाँ भी मैं कुछ जी। ऐसी अपेक्षा कर रहा जी, 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 सही कह रहे हैं आप। एक चीज़ और भी है ना, देखिए बाबा बाबा का ये दावा है कि उनकी जो चरणों की रज है, उससे वो लोगों की दुनिया सँवार सकते हैं, उनको खुशियाँ दे सकते हैं। तो इतने लोगों की जान चली गई, उनकी अपनी भी एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सामने आएँ, मीडिया का सामना करें, रादर कानून का सामना करें। अब उनकी जो चुप्पी है, वो तो संदेह पैदा करती ही है, लेकिन राहुल गांधी जो बयानबाज़ी कर रहे हैं, वो अपने आप में और भी ज़्यादा खतरनाक है। कभी कह रहे हैं कि जो मुआवज़ा है उसकी रकम कम मिल रही है, ब्ला-ब्ला। हूँ। राहुल गांधी तो 10 साल से इस देश को समझा रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है। जी। राहुल गांधी तो विदेशों में कह के आते हैं कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़क चुका हूं, सिर्फ आग लगानी बाकी है। हुँ, हुँ। राहुल गांधी ने एक बयान ऐसा दिया मनिंदर जी मणिपुर में, जो कम से कम मेरी जिंदगी में याद नहीं आता किसी भी विपक्षी नेता ने दिया हो। आपने हमेशा देखा होगा, विपक्ष बयान देता है कि साहब यहाँ पे स्थितियां बहुत खराब हैं, हालात बहुत खराब। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ भी कर लो, मणिपुर के हालात ठीक ही नहीं होंगे। ये बयान आज तक किसी ने नहीं दिया। एक ऐसा स्टेट जो कि बॉर्डर स्टेट है, जहां जो कि हमारी सुरक्षा के लिए, जहां से खतरा उत्पन्न हो सकता है, जहां पे ईसाइयों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई हो रही है, वहां जाके ये बयान देना कि कुछ भी कर लो, ये स्टेट ऐसे ही जलता रहेगा। मेरी पत्रकारिता की याददाश्त में मुझे याद नहीं पड़ता कि पक्ष या विपक्ष के किसी नेता ने इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। मैं आपसे ये तो कह सकता हूं कि मनिंदर जी, मुझे आपका प्रोग्राम ही पसंद नहीं आया, पर मैं ये कहूंगी मनिंदर जी, आपका प्रोग्राम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये बदतमीजी है।
और राहुल गांधी के पर ये तो चलिए प्रोग्राम की बात है, पर आप तो सीधे सीधे मणिपुर वालों को हौसला देने गए थे ना, और तुम मुझसे क्या कह के आए हो जी कि सुनो भाई, तुम्हारी हालत कभी अच्छी नहीं होगी, तो हमेशा ऐसे ही रहो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं मनविंदर जी, ये आज मैं आपके प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी गलती बता रहा हूं। गिरफ्तार कर लेना चाहिए था इस बयान में, देशद्रोह है ये। जी पर गिरफ्तारी तो दूर की बात है मनविंदर जी, फोटो क्या आती है, गवर्नर साहिबा बैठी है उनके साथ, क्यों मिल रही है आप उससे? जो आदमी खुलेआम आपके स्टेट में आग लगा रहा है, आपको तो उसे समय नहीं देना चाहिए। बार बार कह रहा हूं मनिंदर जी, और मोदी 3.0 की सरकार जब से बनी है तब से कह रहा हूं, ऐसे सबका साथ सबका विश्वास तो भगवान राम को नहीं मिला, आप तो नरेंद्र मोदी हैं। विनय न माने जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। सिंगोल सिंगोल जो आप करते हैं, सिंगोल राजदंड, राजदंड का प्रतीक है। बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, सबका विकास सबका विश्वास का प्रतीक नहीं है। जो आपको केंद्र सरकार का मुखिया होने की ताकत मिली है, उस ताकत का प्रयोग करें, उस ताकत का प्रयोग करें। बंगाल में हिंदू भाग के मतलब सोचिए, बंगाल में हिंदू भाग के वैसे ही शरणार्थी शिविरों में रह रहा है जैसे कश्मीरी पंडित भाग की कोई जमाने में जम्मू में रह रहे थे, दिल्ली में रह रहे। व्हाट आर यू डूइंग? बंगाल का गवर्नर अपनी इज्जत बचाने के लिए कोर्ट गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इतनी ढेर सारी टिप्पणियां हैं, कब हम आपसे कार्रवाई देखेंगे? 10 साल में एक सरकार नहीं गिराई, आपने हिम्मत नहीं है आपकी। राहुल गांधी के साथ क्यों बैठी है वहां गवर्नर साहिबा? जो आदमी मणिपुर जाके कह रहा है यहां के हालात कभी ठीक नहीं होंगे, ये आपराधिक बयान है मनविंदर जी। जी सही कह आज रहे हैं अगर आप, अखिलेश इससे भी यादव सही उत्तर है। प्रदेश में कह दें कि हम्म। उत्तर प्रदेश में जितने जलसे होंगे सब में भगदड़ होगी और सब में मौत होगी हाथरस की तरह, तो हम्म। कैसा बयान होगा? आदमी ये कहता है यहाँ हालात खराब है, सरकार कुछ करे, सरकार कहती है हम कर रहे हैं, आप कहते नहीं पर्याप्त नहीं है और कोशिश करें। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं, क्या कुछ हो ही नहीं सकता, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जलता रहेगा, मेरी नजर में पता नहीं क्यों मीडिया से बयान मिस हो गया, पर मेरी नजर में आपराधिक बयान। सही कह रहे हैं अनुपम जी आप। हमने देखा जो विशेष सदन था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, एक बहुत बड़ा उनका बयान था कि कांग्रेस का झूठ का वो इकोसिस्टम तोड़ देंगे। और राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि इसे बच्चा समझ के माफ नहीं किया जा सकता, हंसकर टाला नहीं जा सकता। और पीएम ने ये भी कहा था कि गांधी परिवार के हजारों करोड़ों का स्कैम जो है, उसको भी उन्होंने अपने बयान में लाए थे वो। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए कोई खास प्लान है? क्योंकि अब जरूर नेक्स्ट है, सेशन भी। बार बार कह, देखिए उन्होंने चुनाव के दौरान कहा, उन्होंने चुनाव के बाद कहा, संसद में कहा, मैं मानता हूं प्लान है, लेकिन कब? अरे साहब, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कब? वेन? मतलब मतलब अपने लिए तो मैं यही कहता हूं कि वो साहब खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो मतलब कह रहे हैं करिए साहब, कब करेंगे? जी, तो आपकी ही आई एम बात को मैं सॉरी आगे रख। मनिंदर जी, आपको मैं। मेरी बातें थोड़ी सी आज क्रांतिकारी लग रही होंगी, पर मेरा मेरा मानना है कि सिर्फ मैं नहीं, नरेंद्र मोदी के वोटरों का धैर्य चुक रहा है। इस बात को नरेंद्र मोदी जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। जी, वो तो दर्शक अब कमेंट करके बताएँगे ना कि आपकी बातों को वो किस तरीके से ले रहे हैं। लेकिन अभी बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, तो क्या मतलब हम फिर से राहुल गांधी का वही जेस्चर देखेंगे, वही बातें देखेंगे, वही स्पीकर का अपमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान, यही सब देखने को मिलेगा क्या? देखिए साहब, आप जिसको हरा नहीं पाते उसको अपमानित करने का प्रयास करते हैं।
नरेंद्र जी, मोदी कांप रहा था, फड़फड़ा रहा था नरेंद्र मोदी। ये क्या, किस तरह की भाषा है, किस तरह की भाषा है? जी। ये तो बेकार आप की बात हुई ना उनकी, राहुल गांधी की। ओम ओम बिरला को छोड़िए, आप उनके परिवार को घसीट लाए, उनकी लड़की को जी, घसीट बिल्कुल। लाए। जी। आपने राज्यसभा में भी वही किया। हुँ, जितनी हुँ। देर नरेंद्र मोदी बोले उतनी देर आप लोगों ने 20-20 लोगों का गुट बना के 10-10 मिनट नारेबाजी, बाकायदा रोटेशन से की। जो लोग थक जाते थे वो हट जाते। हुँ, हुँ। मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। तो आपने मन बनाया है कि आप मोदी को हरा नहीं सकते, तो आप मोदी को बेइज्जत करेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि लड़ाई राजनीतिक नहीं, व्यक्तिगत। जी, जी। जिस तरीके का उनका जेस्चर था, द वे वो चीज़ों को ले रहे थे, बात कर रहे थे, उससे तो यही लग रहा था कि वो पर्सनल अटैक कर रहे थे। पर्सनल अटैक कर रहे हैं क्योंकि लड़ाई पर्सनल है। लड़ाई इस तरह पर्सनल है कि गांधी परिवार को उनकी भाषा सुने, मैं सत्ता के बीचों बीच पैदा हुआ था, इस तरह की बात कौन करता हुँ। जी। है? ये क्यों ना सत्ता के बीचों बीच पैदा हुआ था। वो हुँ, हुँ। इस देश पे शासन करना वो अपना नैसर्गिक हक समझते हैं। जी, जी। नैसर्गिक न एक मान के चलते हैं कि नहीं साहब, ये तो बना ही मेरे लिए, ये तो बना ही मेरे लिए है। और आपने तो देखा कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को कैसे ट्रीट करती है। जी, जी। अभी बात हो रही थी कि नरेंद्र मोदी से मिलने वर्ल्ड कप जीती हुई टीम चली गई, जी। तो लोग उसका क्रिटिसिज्म करने लगे। तो मैंने हुँ, ट्वीट हुँ। किया, मैंने कहा टीम तो पिछली बार भी गई थी जीतने के बाद, लेकिन पिछली बार पीएम से नहीं मिलने दिया गया, तो सोनिया गांधी के साथ फोटो के साथ चली आई थी। बिल्कुल। तो वो यहाँ उनको आप देखें, वो इस कदर कन्विंस्ड हैं कि हम इस देश के माई बाप हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे इतनी नाराजगी है कि कभी चाय वाला, कभी नीच, कभी मौत का सौदागर, कभी खून का दलाल, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मोदी कांप रहा है, कभी मोदी भाग रहा है। वो कितना भी जब्त करें अपने आप को, कितना भी रोकें अपने आप को, पर उनके अंदर से गालियां निकल ही आती, जी। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये 2 टके का आदमी, हम 7 पुश्तों के राजा, वो अभी तक इससे अपने आप को सामंजस्य नहीं बैठा पाए हैं। मोदी को रोकने के लिए राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया, इंदिरा गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया, जिन लोगों ने राहुल गांधी को गाली दी उनको माफ कर दिया, जिन्होंने सोनिया को गाली दी उनको माफ कर दिया। हर आदमी के सामने पिच गए। दिल्ली जैसी जगह पे 4 सीट केजरीवाल को दे दी, 3 सीट खुद ले ली। उस केजरीवाल को जो कहता था कि सोनिया गांधी को घसीट के थाने ले जाओ, उसको ज्यादा सीट देके उसके जूनियर पार्टनर हो गए, उसके बाद 7 सीट हार गए। तो सब कुछ तो कर लिया, बात तब भी नहीं बनी, 3 फिगर में भी नहीं पहुंची। जी, बिल्कुल। केजरीवाल फिर को याद किया है आपने, तो केजरीवाल की भी बात कर ली जाए। अब 12 जुलाई को शराब घोटाले में जितने भी आरोपी हैं, सबकी परेड होनी है, सबको हाज़िर होना है और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, इनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब सीधे-सीधे पार्टी को भी समन हो गया है, मीन्स केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक व्यक्ति हैं। पूरा सीन किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, लीगल इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज्यादा फ्लिप फ्लॉप किया है, कभी ये फैसला, कभी ये फैसला, कभी ये फैसला, कभी ये फैसला, कि मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। वैसे भी कोर्ट के ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है, मैं एक लॉयर रहा हूं, भारत सरकार का वकील हूं, मैं नहीं करूं कमेंट। लेकिन जहां तक केजरीवाल का सवाल है, केजरीवाल के जेल जाने से पहले मैं इस बात को कहता था कि साहब, वो केजरीवाल जो 14% वोट लेके आए थे गुजरात से, उसके बाद जब वो 3 विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वो तीनों लोकसभा चुनाव में हारते नहीं। वो तीनों ही लोकसभा में एक एक लोकसभा नहीं, विधानसभा चुनाव, तीनों विधानसभा चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को सिर्फ हारते नहीं है, उनकी हर सीट पे, 100% सीट पे जमानत जब्त होती है। फिर जमानत ही नहीं जब्त होती, उनके नोटा से आधा वोट आते हैं। तो उनकी गिरफ्तारी के पहले से मैं कह रहा हूं इस बात को कि केजरीवाल का दौर खत्म, केजरीवाल का दौर खत्म हुआ। और पंजाब में आपने इस बार नतीजा देखा, पंजाब में देख लिया आपने, दिल्ली में देख लिया।
केजरीवाल ने यह बात कहा था कि अगर मुझे जेल से निकलने देना चाहते हो तो मुझे वोट दो। तो जब लोग कहते हैं कि उन्होंने केजरीवाल को हरा दिया, मैं कहता हूं केजरीवाल को नहीं हराया, जनता ने बताया कि हम तुमको जेल से निकलने नहीं देना चाहते। बिल्कुल सही। केजरीवाल एक ऐसी काट की हांडी है जो कई बार चढ़ गई मनिंदर जी, और मुझे उसका आश्चर्य है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि केजरीवाल का दौर समाप्त है। एक चीज और समझना चाहती हूँ, जब कोई एक घोटाला होता है उसमें नंबरिंग होती है, तो शराब घोटाले में जो अभी चार्जशीट बनी है उसमें इनका नंबर है 37 एंड 38 है आम आदमी पार्टी का, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये इनको सबसे लास्ट में जो लिया है, आई मीन मैं ये समझना चाहती हूँ कि कानून की नज़र में इसका क्या मतलब हुआ कि केजरीवाल को सबसे बाद में इन्होंने नहीं, आरोपी सबसे बनाया। बात का मतलब ये नहीं है, सबका बात का मतलब ये नहीं मनविंदर जी कि उन्होंने सबसे कम अपराध किया है। ये जो चार्जशीट फाइल है इसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं। जी तो ऑलरेडी चार्जशीट फाइल थी, ऑलरेडी उसमें नाम जो थे, तो जो चूंकि पहले से चार्जशीट फाइल है उसमें नाम पहले से मेंशन है, तो उन्होंने सप्लीमेंट्री फाइल करके नीचे है। जाहिर सी बात है ना, जब आप सप्लीमेंट्री फाइल करोगे तो नीचे ही तो जुड़ेगी ना। मानिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, जब आप सप्लीमेंट्री फाइल करोगे तो 11वें नंबर पे तो जुड़ेगा ना। जी जी, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि बार बार आई मीन कोर्ट में भी ये कहा जा रहा था कि हम हमें सबूत दिखाइए, और उधर से ईडी के लोग कह रहे थे कि हम इन पे काम कर रहे हैं। इनको उन्होंने सबसे बाद में आरोपी बनाया था, उसके उसके भी बाद में इन्होंने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया। दैट्स वाई, इसलिए मैं पूछ रही थी कि इसका कोई कानूनी मतलब होता है क्या, ताकि दर्शकों को ये पता चल सके। मनविंदर जी देखिए, किसी भी आपराधिक मामले में राइट टू प्राइवेसी नहीं होती है। जी केजरीवाल ने अभी तक अपने आईफोन का वॉट पासवर्ड देने से इनकार किया है। जी जी बहस तो इस बात की होनी चाहिए, पहले आप कहते थे कि उसमें हमारी चुनावी स्ट्रेटजी है। जी हो गए ना चुनाव, खत्म हो गए ना चुनाव, उनसे उनका पासवर्ड लिया जाना चाहिए। आपराधिक मामलों में कोई निजता का मामला नहीं आता, जैसा भी हमारा प्राइवेट मामला है। आप एक आपराधिक कृत्य के आरोपी बनाए गए हैं, जनता के पैसे का गबन हुआ है, बड़ा अपराध है, जमानत आपकी नहीं हो रही है, केजरीवाल जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन आप उनके फोन का पासवर्ड नहीं ले पा रहे। ये तो तमाशा, वाकई में बड़ी अजीब बात है कि मतलब ईडी भी और सीबीआई भी, आप सोच के कोई भी देखें मनिंदर अथॉरिटी। जी जी कि जिस अपराध में मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जेल में, केजरीवाल मुख्यमंत्री जेल में, जेल से सरकार चल रही है, संजय सिंह सांसद जेल हुआ है, जिसको लेके पूरी दुनिया हिल गई, उस मामले में आप अभी तक एप्पल का पासवर्ड नहीं ले पाए। तो अब मनिंदर जी, एप्पल आज के कंपनी आपके ने तो मना कर प्रोग्राम दिया में, ना। जी जी अरे भाई केजरीवाल से पूछना चाहिए, भाई जी जी केजरीवाल से पूछना चाहिए कि आप कैसे नहीं देंगे पासवर्ड। जी क्या केजरीवाल अगर कह दें कि हम अपने बैंक का लॉकर नहीं खोलेंगे, तो आप कह देंगे ठीक है हम नहीं खोलेंगे? जब कोई शख्स अपने बैंक का लॉकर, जब उसको जाके सील करती है सीबीआई ईडी और कोर्ट से परमिशन लेकर उसे खोला जाता है, जी तो केजरीवाल के फोन का पासवर्ड भी तो वही हुआ ना। जी जी कोर्ट को उसमें परमिशन देनी चाहिए। पर मैं तो पिछली बार कई बार से ईडी को और सीबीआई को कोर्ट में ये मामला उठाते ही नहीं देख रहा हूं, किसी आप जी पासवर्ड जी नहीं दे रहे हैं। इश्यू तो ये होना चाहिए, मुकदमा तो इसमें होना चाहिए। और बहुत बड़ी बात। वो भी वो जी शख्स जो 45 आईफोन जला देता हो, जी जिसकी नियत में ही संदेह हो। आप कुछ कह रहे थे प्रोग्राम के बारे में सर। मैं कहता आज आपके प्रोग्राम में मेरी सारी शिकायतें भाजपा से हैं। केजरीवाल क्या है हमें मालूम है, राहुल गांधी क्या है हमको मालूम है,
जी। लेकिन अगर इस देश के लोगों ने पहली बार किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार इस पद पे बैठाया है नेहरू के बाद, तो जाहिर सी बात है उम्मीदें भी उन्हीं से होंगी। बिल्कुल, शिकायत भी उन्हीं से होती है। अनुपम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मेरे शो की शान बढ़ाने के लिए। वाह, जय बहुत हिंद, शुक्रिया, जय बहुत भारत। शुक्रिया। जय जय भारत। हिंद।